हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने प्लस टू क्लास की अकाउंटेंसी का टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण। आज हम करेंगे प्राप्ति और भुगतान खाता। जो पहला एक अकाउंट बनाती है लाभ ना कमाने वाली संस्था, वो क्या है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता। तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। यह खाता एक प्रकार से पूरे वर्ष की रोकड़ बही का एक संक्षिप्त रूप होता है। अब रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप होता है रोकड़ बही यानी कि कैश बुक। और कैश बुक आप पिछली क्लास में यानी कि प्लस वन क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। कैश बुक में हम क्या क्या ट्रांजैक्शन लेकर जाते हैं, क्या क्या लिखते हैं। कैश बुक में एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ नकदी की ट्रांजैक्शन लिखते हैं, यानी कि जो हमारे नगद में व्यवहार होते हैं। जैसे ही हमने कोई सामान खरीदा या बेचा, तुरंत उसी वक्त अगर हम कोई पेमेंट किसी को दे रहे हैं या हमें कोई पेमेंट प्राप्त हो रही है, इस तरह से जो भी आपकी नगद में होने वाले लेन देन हैं उनका ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में लिखते हैं। जो उधार की ट्रांजैक्शन होती हैं, उधार के लेन देन होते हैं, उनको हम कैश बुक में नहीं लिखते थे। और एज इट इज़ हम यहाँ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन का कोई भी लेखांकन नहीं करेंगे। तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को ही लिखेंगे और कैश रोकड़ बही का ही इसको एक संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कर लेना प्राप्ति और भुगतान खाता वर्ष के अंत में रोकड़ बही से तैयार किया जाता है। प्राप्ति और भुगतान की सभी मदें जो रोकड़ बही में लिखी गई होती हैं, वो संक्षिप्त रूप में प्राप्ति और भुगतान खाते में भी लिखी जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्लब अपने सदस्यों से विभिन्न तिथियों पर चंदे प्राप्त करती है तो रोकड़ बही में तो ये तिथिवार लिखे जाएंगे, परंतु प्राप्ति और भुगतान खाते में वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे इकट्ठे ही लिख दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी लेन देन जो रोकड़ बही में नहीं लिखा हुआ है, प्राप्ति और भुगतान खाते में भी नहीं लिखा जाएगा। यानी कि आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में नहीं लिखते, वो ही ट्रांजेक्शन हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ नकदी के ट्रांजैक्शन को ही आपने इस अकाउंट में लिखना है। उसके बाद आती हैं इसकी विशेषताएं। प्राप्ति और भुगतान खाते की प्रमुख विशेषताएं, या फिर आप कह सकते हो सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट है आपकी खाते की प्रकृति। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आपका खाते की प्रकृति, ये 2-3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। खाते की प्रकृति से मतलब क्या है कि आपका जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, प्लस वन क्लास में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। 3 प्रकार के हमने वहाँ पे खाते पढ़े थे। आपके थे वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट था, रियल अकाउंट था और पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें खाते की प्रकृति का ही पता होना चाहिए। अकाउंटेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे जो उसके आधार पर ही आगे आप अकाउंटेंसी में काम कर सकते हो, अगर आपको खाते की प्रकृति सही पता है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट करते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस खाते की प्रकृति पता हो। तो ये जो है खाते की प्रकृति रोकड़ बही का सारांश होने के कारण ये एक वास्तविक खाता है। यानी कि जो आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कौन से खाते में आएगा? ये आएगा आपका रियल अकाउंट में। अतः इसमें लेखा करते समय वास्तविक खाते के नियम डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का ही पालन किया जाता है। अतः प्राप्तियां इसके डेबिट में और भुगतान इसके क्रेडिट में लिखे जाते हैं। यानी कि जहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है, अगर पैसा मिलेगा तो आप क्या करोगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाओगे। अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है। और एक तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या प्राप्ति और भुगतान खाते की क्या प्रकृति है। तब तो आप सीधा आंसर दे दोगे नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा, और इसके ऑप्शन में आपको दे देंगे तीनों आपके अकाउंट के नाम दे देंगे, फोर्थ में दे देंगे भाई इनमें से कोई नहीं। तो ये अब आपको अगर
बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये रियल अकाउंट है तो आप रियल अकाउंट पे ही टिक करोगे। अगर नहीं पता तो आप फिर तो कंफ्यूज होना ही है आपको। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये दो तीन टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, तो दोनों तीनों टाइप से आपको समझना ज़रूरी है। या फिर आपका ट्रू फॉल्स में आ जाता है। ट्रू फॉल्स में आपको स्टेटमेंट दे देंगे, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या एक वास्तविक खाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे, तो उस हिसाब से भी आपका इसके लिए खाते की प्रकृति का पता होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया खाते की प्रकृति क्या है आपकी, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल पता होगा आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड विशेषता है, यह नगद तथा बैंक के प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है। यानी कि जब भी आप इसको शुरू करोगे तो जो आपके पास बैलेंस पड़ा होता है ना, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, क्वेश्चन में आपको जो दे के रखेंगे तो उसमें से फाइंड आउट करो सबसे पहले, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो भी दिया है उस अमाउंट से आप इसको शुरू करोगे। थर्ड है विशेषता, डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति। यानी कि आप डेबिट साइड में क्या क्या लिखोगे। यह रोकड़ बही का सारांश है। इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियां, ठीक है, नगद प्राप्तियां जो आपको कैश मिल रहा है वो लिखोगे, चाहे वो पूंजीगत हो या आयगत हो, और चाहे चालू वर्ष की हो या पिछले वर्ष की। ठीक है, कोई भी टाइप का पैसा अगर आपके पास आ रहा है, या तो वो करंट ईयर में मिल रहा हो, या आपको पिछले साल की कोई पेमेंट आपको मिल रही हो, या फिर वो पूंजीगत हो या फिर आयगत हो, ये आप +1 में कर चुके हो, पूंजीगत आयगत वहाँ से आपको याद होगा। तो ये किसी भी टाइप का पैसा आपको देखना है, सिर्फ पैसा जो आ रहा है उसको हम डेबिट में लिखेंगे। और जैसे बाकी अगर पैसा जा रहा है, कहीं से भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो सारा आपका सारा का सारा क्रेडिट में चला जाएगा। जैसे कि सदस्यों से प्राप्त चंदा एक आयगत प्राप्ति है और फर्नीचर के विक्रय से प्राप्त राशि एक पूंजीगत प्राप्ति है, परंतु इस खाते में इन दोनों को ही डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसी प्रकार चंदा चाहे 31 मार्च 2016 का हो, 2017 का हो या 2018 का हो, इस खाते के डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें अभी मैंने थोड़ा बताया ऊपर। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में समस्त नगद भुगतान लिखे जाते हैं, चाहे वो पूंजीगत हो, आयगत हो, चाहे वो चालू वर्ष के हो या फिर पिछले वर्ष के या आगामी वर्ष के हों। फिफ्थ है आपकी, इस खाते का अंतिम शेष नगद और बैंक के अंतिम शेष को प्रदर्शित करता है। यानी कि जब आप अकाउंट को क्लोज करते हो तो लास्ट में जो बैलेंस बचता है ना, तो वो बैलेंस क्या होता है आपका, क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस ही होता है। वो भी जो भी दोनों तरफ का बैलेंस जब नहीं मिलेगा तो एक साइड आप उसको बराबर करके दिखाते हो, तो वो जो पैसा आपका बैलेंस निकलता है, वो बैलेंस जो है आपका नगद या बैंक के अंतिम शेष को दिखाएगा। परंतु अगर अंतिम शेष बैंक अधिविकर्ष है तो उसे डेबिट में लिखा जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार नुकसान भी तो हो जाता है ना, कि आपके पास पैसा आया कम है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, तो उस सिचुएशन में वो बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन दिखाता है फिर, और उसको हम फिर डेबिट साइड में दिखाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, नोट कैश आइटम्स इसमें जो है नहीं लिखी जाती, गैर रोकड़ मदें इसमें नहीं लिखी जाती। ये तो हमने ऊपर क्लियर कर ही दिया था कि जो नगद से संबंधित नहीं है उनको आप इसमें नहीं लिखोगे। सेवंथ है, उद्देश्य पर्पज, यह खाता आय और व्यय की तुलना प्रदर्शित नहीं करता बल्कि वर्ष के अंत में रोकड़ और बैंक के शेष को प्रदर्शित करता है। लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए इसकी सहायता से उचित समायोजनों के बाद आय व्यय खाता या स्थिति विवरण तैयार किया जा सकता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आपके पास आ जाता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का उद्देश्य बताओ। तो फिर ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा रखा है कि इसकी सहायता से आप आय व्यय खाता या स्थिति विवरण आसानी से तैयार कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का बैलेंस मिल जाता है। ठीक है।